हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग आनुवंशिकता और जैव विकास में बात को शुरू की थी और वो हमारा पहला लेक्चर था। आज हम दूसरे लेक्चर पे बात करने वाले हैं। जैसे आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत आवश्यक थी। फिलहाल एक बार कुछ चीज़ों को मैं एक बार फिर से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आओ हम लोग बात करते हैं अगले लेक्चर। जैसे लास्ट क्लास में याद होगा हम लोगों ने बात की कि मेंडल ने मटर, या बेहतर है हमेशा उसे क्या बोलें, अपनी आदत डालें, उद्यान मटर में एक्सपेरिमेंट किया। देखो हम जैसे पिछले आपने कमेंट किया कि सर यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन 100% आता है उसको देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टोटल 25 नंबर में जो बायो है उसमें 2 चैप्टर, एक जनन पहला और दूसरा आनुवंशिकता, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल है। 25 में अकेले 10 से 12 नंबर ये 2 चैप्टर कवर कर लेते हैं। अब सोचो, मान लीजिए अगर 24 नंबर 25 ना लिया जाए तो 12 नंबर अकेले यही 2 चैप्टर कवर कर ले रहे हैं। फिर बाकी बचे जो चैप्टर हैं वो उनसे 12 नंबर आना है। तो ये 2 चैप्टर हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस कारण से मैं आपको 10th में सारे चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिलहाल देखो अभी के लिए हम लोग, मैं आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये पूरे तरीके से सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ दिखा कर, जो भी संभव हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा दूंगा। सॉरी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं वो उन चैप्टरों का इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी मैं बता दूंगा, अन्य जो है। लेकिन हम लोग फिर अनसॉल्व शुरू करेंगे, तो तैयार रहिए। हम लोग 1 या 2 तारीख से नवंबर से हम लोग को अनसॉल्व करना है, और सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पूरे सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरे बहुविकल्पी जितने भी 10 साल में अभी तक यूपी बोर्ड में क्योंकि देखो आप समझिए, आप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने हैं बहुविकल्पी, और ऑब्जेक्टिव की मैं पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं गारंटी देता हूं आपके 30 में 30 प्रश्न आपके फंस जाएंगे, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने बायो वाला हिस्सा जितना आएगा उससे सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी सॉल्व करना है। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरी में हमारा टारगेट रहेगा। फिर दीर्घ उत्तरी की मैं पूरी दीर्घ उत्तरी में टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 15 या 16 प्रश्न हैं। अगर यही 15-16 प्रश्न आप तैयार कर लिए तो आप दीर्घ उत्तरी के सारे प्रश्न सॉल्व कर लोगे, उसके लिए आपको डाउट ही नहीं रहेगा। तो बहुत तैयारी, स्ट्रेटजी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेटजी, अगर देखिए, अगर आपने साल भर पढ़ रखा है, अगर मैं ऐसा मानता हूं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं रहती बेटा। ये चीज़ ध्यान रखिए जीवन में। तब आप टॉपर बनने की सोचिए कि हमको जिले में, राज्य में स्थान लाने के। लेकिन अगर आप साल भर नहीं पढ़ रखे हैं, फिर ऐसे बच्चों के लिए ये होता है कि सर कैसे भी करके 100 में 80 नंबर या 85 नंबर तक पहुंचा जाए। अगर आप साल भर पूरे सही तरीके से पढ़े हैं तो आपको 95 से 100 के बीच में रहना है। अगर आप साल भर नहीं पढ़े, सिर्फ 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पढ़ के, क्योंकि आपके फरवरी से एग्जाम हो जाएंगे फर्स्ट वीक से, तो हम 2-3 महीने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें साइंस में, और 3 पार्ट है हमारा, तो तीनों पार्ट का अगर 1-1 महीना ले लिया जाए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि हमारे बेहतरीन नंबर आ सकें, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए कराऊंगा और आप भी रेडी रहिए। चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझ गए हो। तो 2 चैप्टर का, एक जनन और एक आनुवंशिकता, जेनेटिक्स जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, या इसी को हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, बाकी चाहे जेनेटिक्स बोले चाहे हेरिडिटी, तो दोनों में से आपको कुछ ना कुछ ये चीज ध्यान रखना है। और इन 2 चैप्टर से एक एक पॉइंट हमको याद करना है। सोचिए अकेले 12 नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना, जहां पूरे अन्य 4
चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके 12 मिलेगा। तो इन दोनों को पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं कौन से नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में बात किया कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये बताओ आनुवंशिकी के जनक कौन है। ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो जो आए हैं, तो पहले ये एकदम याद कर लो। तो सबसे पहले आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर अगला क्वेश्चन आनुवंशिकी या जेनेटिक्स ये शब्द किसने दिया था? बेटसन, बेटा का सन। तो किसने दिया? बेटसन, ठीक है ना, बेटा का सन। और फिर दूसरा, अगर ये बात की जाए, दूसरा क्वेश्चन आपको याद होगा, एक मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था कि मेंडल ने कहा था कि भैया जो आप में लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके बच्चों में दिखाई पड़ेंगे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे। तो मेंडल ने जब उस समय ये बात बोली थी तो बोला कि कोई नहीं कोई ऐसी चीज है जिसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं, मतलब बाप से बेटा के कुछ लक्षण मिल रहे हैं। जैसे मैं बेटे को देखूं तो बेटे को देख के बता सकता हूं कि भाई ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की लड़की है, दुनिया भर का, ठीक है ना। तो ये अब जैसे होता ना यार ये उनके जैसा, तुम्हारे जैसे गांव में बोलते ना औरतें, अरे इसका चेहरा तो मम्मी जैसे मिल रहा है, लेकिन इसके कान पापा जैसे मैच कर रहे हैं, तो ये बोलते ना, तो यही आनुवंशिक लक्षण है। तो ये आनुवंशिक लक्षण आप हमेशा याद रखिए, आपके कुछ ना कुछ चेहरे का नाक नक्श अगर कुछ ना कुछ अपने माता पिता से जरूर मैच करेगा। क्यों? वो लक्षण उनसे आए हैं, आपको उनसे मिले हैं। तो वही मेंडल ने कहा कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, लेकिन इनको स्थानांतरित जो चीज कर रहा है कोई ना कोई ऐसी चीज तो है। तो मेंडल उस समय उसको डिस्कवर नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा साइंस या टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं होती, मतलब वहां डीएनए और जीन लेवल की तब बात नहीं होती। तो मेंडल ने उसे बोला था फैक्टर। क्या बोला था बेटा? फैक्टर बोला था। और मेंडल ने उसे बोला फैक्टर, और हिंदी में उसे बोला जाता है कारक। क्या बोलते हैं बेटा? कारक। ये यूपी बोर्ड का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि मेंडल ने अपने समय और बाद में आगे चल के हाँ थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। मेंडल ने कहा कि भाई कोई ना कोई फैक्टर है जो लक्षण को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाता है, बाद में आगे चल के ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के इसी फैक्टर और कारक को मेंडल के बाद, जब मेंडल, भाई आपको पता है मेंडल की हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ा बहुत बताई है, नहीं बताई तो बता देता हूँ। मेंडल ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, सारे नियम बताए जेनेटिक्स के, सारी चीज़ें की, सारा कुछ डिस्कवर किया, सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट को या उनके नियमों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट या बहुत ज़्यादा उत्थान, ये कह सकते बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, या बहुत ज़्यादा उन्हें वो मतलब जो अप्रिसिएट करना चाहिए था, मतलब उनकी प्रशंसा होनी चाहिए थी, वो उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं किया या उस समय उनको नहीं मिला। क्यों? एक्चुअली मेंडल ने बायोलॉजी आनुवंशिकता के बारे में रिसर्च किया, और आनुवंशिकता में परसेंटेज, कैलकुलेशन, मैथ, भाग, गुणा भाग, अनुपात, दुनिया भर की चीजें अप्लाई कर दी। जेनेटिक्स में भी ये सब आता है, परसेंटेज, अनुपात, दुनिया भर का मैथ कैलकुलेशन कर दिया। तो सब लोगों ने कहा क्या मेंडल आप खोज के लाए? भाई आपका दिमाग खराब है क्या? हैं बताओ क्या कर रहे हो आप? पढ़ा आप बता रहे हो जीव विज्ञान, दिखा रहे हो सारे रिजल्ट मैथ के हमको, तो हम क्या आपका दिमाग खराब है क्या? कभी जीव विज्ञान में मैथ होती है क्या? क्या यहाँ कभी धन, ऋण, प्लस माइनस, भाग, अनुपात, प्रतिशत? और वैसे भी जीव विज्ञान वालों की मैथ थोड़ा सा कमजोर होती है, ठीक है। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके रिजल्ट को क्या किया, कहा कि ये बकवास है सब चीज़ें, ये उसको, ठीक है। तो उस कारण से इनको पॉपुलैरिटी ही नहीं मिल पाई। अब जब पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई तो उस समय इनके रिजल्ट, इनकी खोजों को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं की गई, बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने, मैं बोलते ना अपने भाषा में, हल्के में ले लिया। लेकिन बाद में जब मेंडल के रिजल्ट रीडिस्कवर हुए, 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो ड्यूबरीज, कार्ल कॉरेंस, ये सब लोगों ने मिलकर दोबारा से किया, टेस्मार्क, अगर याद हो आप पढ़े होंगे किताब में, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्हीं 3 का ज़्यादा नाम आता है। तब पता चला कि नहीं भैया मेंडल ने तो बहुत बड़ी चीज़ खोज के गए हैं जो युग परिवर्तन कर सकती, पूरे साइंस में परिवर्तन कर दिया और किया। अरे यार जो आप शंकर बोलते हो ना, कि शंकर डंकल बोलते हो लोकल भाषा में, शंकर या डंकल, बाजरा ले आओ, बाजरा आप लगाते हो,
या संकर आप या डंकल या हाइब्रिड बोलते हो, हाइब्रिड धान लगा देते हो, हाइब्रिड मक्का, मिर्च, सब्जियां, ये जो टमाटर आप देखते हो पहले कभी टमाटर देखा कि टमाटर में बहुत सारी ब्रांच या लताएं निकलती हो कि टमाटर भी फैलता हो, जैसे कद्दू फैल जाता है ऐसे फैल जाता है, लौकी फैलती है, क्या कभी टमाटर फैलते थे क्या? नहीं, जेनेटिक्स ने ही तो किया है। जेनेटिक्स से उस ये फैलने वाला लक्षण जिस चीज के द्वारा कंट्रोल होता है, उस लक्षण को कंट्रोल करने वाला जीन या डीएनए का वह भाग निकाल करके टमाटर में लगा दिया वैज्ञानिकों ने, तो टमाटर भी फैलने लगा। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने खोजी थी मेंडल ने, लेकिन उस समय उनको क्रेडिट नहीं मिला, बाद में क्रेडिट मिला। तो आओ, तो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, बाद में पता चला जब आगे चलकर डिस्कवरी हुई 1900 के आसपास, 1900 के बाद पता चला कि भैया ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन। ये जीन है। और जीन शब्द दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। ध्यान रखिएगा, जॉनसन, ठीक है ना। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया। और तो यही प्रश्न आता कि जीन को मेंडल ने क्या कहा था? जीन को मेंडल ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? फैक्टर या कारक। इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में कारक। तो एक ये प्रश्न हो गया। उसके बाद मेंडल ने कुल कितने लक्षणों में अध्ययन किया बेटा? 7। कितने लक्षणों में अध्ययन किया? 7। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लिया। मेंडल ने कुल कितने लक्षणों में अध्ययन किया? कुल कितने लक्षणों का? 7। अगर पूरा प्रश्न में ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऐसे, मेंडल ने कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया और 7 लक्षण और 14 क्या बेटा? तुलनात्मक 14 तुलनात्मक कारकों का या लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखो, तुलनात्मक कारक, भाई टोटल मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, टोटल कितने लक्षण थे? 7। और कल आपको सिखाया है मेंडल ने टोटल 7 लक्षण और हर एक लक्षण के 2-2 तुलनात्मक कारक, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो इसी को बोला जाता है मेंडल के तुलनात्मक लक्षण। तो टोटल कितने लक्षण थे? 7। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले एक बार इसको रिवाइज कर ले थोड़ा सा, फिर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, या हम ये कह सकते हैं जेनेटिक्स में यूज होने वाले या बार बार आने वाले शब्द, जैसे जीन क्या है, जैसे हम कह सकते हैं एलील क्या है, एलील क्या है, ठीक है, तो ये सीखना है, जीन सीखना है, एलील सीखना है। समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, ठीक है ना, समयुग्मजी, विषम युग्म, शुद्ध क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, ठीक है। तो मेन आज सारे शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को सीखना है कि जो आनुवंशिकता पढ़ते पढ़ते मेन शब्द आते हैं उनको सारी चीज सीखना है। तो देखो, तो लक्षण और का टोटल कितने लक्षण थे मेंडल ने? 7। और सिर्फ अगर 7 लक्षण है तो 7 लक्षण बता दो। फिर किसमें की टोटल, अगर प्रश्न ऐसे बनेगा, जैसे ऑप्शन बनेगा तो आप पूरा लिख याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन, ये वाला हिस्सा है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप बताएंगे। 7 लक्षण और 14 तुलनात्मक कारक, इसे बोलते हैं ट्रेट। ऐसे बोला जाता है 7 कैरेक्टर एंड 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 कैरेक्टर एंड 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। करेक्टर की स्पेलिंग तो आप जानते हो। 7 करेक्टर एंड 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इसे बोला जाता है इंग्लिश में। बाकी हिंदी में याद रखिए 7 लक्षण और 14 तुलनात्मक। कंट्रास्टिंग का मतलब ही होता है तुलनात्मक कारक या ट्रेट, ठीक है ना। और आपको कल ट्रिक बताया था, बहुत शानदार तरीका बताया था। क्या बताया था? कि पहला लक्षण पौधे की लंबाई से आता है, क्योंकि पहले पौधा लंबा होता है, फिर जब लंबा हो जाएगा तो फिर पौधे में क्या आ जाएंगे बेटा? फूल आ जाएंगे। तो ये फूल आ गया, तो फिर फूल से कितने लक्षण? 2। और पहला लक्षण तो सब में फिक्स है, फूल का रंग। तो फूल का रंग और फूल की स्थिति, तो फूल का रंग में याद है बैगनी और श्वेत।
फिर उसके बाद स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ, कक्षस्थ प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। फिर उसके बाद अगर याद हो तो आपको बताया तो फूल के बाद फूल में क्या आते हैं, फल, इस तरह के मटर की छीमियां या मटर की फलियां आएंगी। तो फली से भी कितने लक्षण, दो, एक फली का रंग और दूसरा फली का आकार या फली की आकृति। फिर तो पहला रंग हो गया देखो, फिर उसके बाद इस फली में क्या पाए जाते हैं, बीज। तो इस बीज से कितने लक्षण, दो, बीज का रंग, पहला रंग हो गया, और फिर बीज का आकार। तो बहुत आसान है, टोटल 7 लक्षण है, एक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिनको याद कर लो। कुछ 5 प्रश्न मैंने आपको टोटल बता दिए कि ये बार बार पूछे गए हैं। अब अगले प्रश्न की हम लोग तैयारी करते हैं और उसको सीखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो जैसे अब देखो, अब हमारा मेन टॉपिक अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने मेन सारी चीज देखी। अब जैसे देखो, आप देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टर्मोलॉजी किसकी, जेनेटिक्स की। तो आप लिख सकते हैं जेनेटिक्स टर्मोलॉजी। या आनुवंशिकता में प्रयोग होने वाले उसके मुख्य मुख्य जो शब्द। जैसे सबसे पहला यहीं से शुरुआत करते हैं, जीन। अरे सबसे पहला जीन। अभी अभी हमारी बात हुई कि जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने। अभी अभी मैंने लिखा आपके लिए। तो जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने। जॉनसन ने। अब ये जीन है क्या, समझो, आप समझिएगा। आप जानते हो आपके शरीर में क्या पाई जाती है, कोशिका क्या पाई जाती है। आप या किसी भी पादप जो भी जिंदा है उसमें कोशिका होगी। जो भी सजीव है, सिंपल भाषा में बोलो तो वो क्या है, उसमें कोशिका होगी। अब कोशिका के आप जानते हो मध्य में क्या होता है सामान्यतः, अगर जंतु कोशिका तो मध्य में होगा, अगर पादप कोशिका तो केंद्रक थोड़ा सा किनारे में होगा। केंद्रक में इस प्रकार की उलझी हुई एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागे, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, या इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। फाइबर बोल सकते हैं या थ्रेड लिख लो आप, ज्यादा बेटर और लिख रहा हूं, क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड या धागा होता है, इसको ही अगर ये उलझा हुआ है, एकदम पतला पतला है, तो धागा अगर यही कंडेंस हो जाए, मतलब पूरा सिकुड़ जाए, मोटा हो जाए, अपने आप को कर ले थोड़ा सा, ये धागा जो बहुत एकदम थिन हो गया है, तो इसे बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। जोम्स नहीं बेटा, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स को आप लोग जानते हो क्या बोला जाता है बेटा, गुणसूत्र। देखो, सूत्र का मतलब ही है कि पतली पतली संरचनाएं, धागे जैसी, जिसमें क्या उपस्थित हो, गुण। गुण का मतलब क्या बेटा, मनुष्यों या किसी भी सजीवों में पाए जाने वाले कैरेक्टर या लक्षण। तो देखो, जीव यदि सजीव है तो कोशिका का बना होगा, कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक होगा, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे। यही जब थोड़े से मोटे हो जाते हैं, जब हम कोई विजिबल होने लगते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र दोनों एक ही चीज है। होता क्या है कि जब ये सूत्र जैसी संरचना कभी कभी रहती है तो धागे रूप में दिखाई पड़ते हैं, जब ये सिकुड़ कर थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं गुणसूत्र। मैं आपको किसी दिन सिखा दूंगा कि कब कैसे ये होता है, किसी एक लेक्चर में अगर समय रहेगा तो बताऊंगा। अभी तो मेन टॉपिक शब्द पढ़ते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है ना।